Hi guys, welcome back to the channel BJ Education. Today daily Hindi news and editorial analysis of 30 जनवरी 2026। तो दोस्तों आज है 30 जनवरी 2026, डे है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सब न्यूज़। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो कृपया लेक्चर को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज़ इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। देखो, फर्स्ट आर्टिकल हमारा कहता है कि जो फूड सिक्योरिटी इंडिया का वो खाद्य सुरक्षा वो इम्पैक्ट पड़ रहा है किसकी वजह से? एथेनॉल की वजह से। अब एथेनॉल क्या होता है? जैसा कि रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया था एथेनॉल को लेके, E20 पेट्रोल में जो मिलाया जाता है E20 को, ठीक है। तो E20 बनाया कैसे जाता है और E20 के ज़्यादा बनने से क्या फूड सिक्योरिटी पर, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है कि खाद्य सुरक्षा खतरे में है, ठीक है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग ये कर तो कोर इशू हमारे खबर में है। देखो, एथेनॉल मिश्रण ऊर्जा संरक्षण में मदद करता है कि एथेनॉल का जो मिश्रण करते हैं हम पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम का कम खपत होता है और ऊर्जा संरक्षण ज़्यादा होता है, तो उसमें मदद करता है। लेकिन ये खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रहा है क्या? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एथेनॉल ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा संरक्षण नहीं, ऊर्जा सुरक्षा में, एनर्जी सिक्योरिटी में मदद कर रहा है, लेकिन खाद्य सुरक्षा में ये जोखिम पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल में बहुत सारे खाद्यान्न फसल का यूज होता है, खाद्यान्न फसल के द्वारा एथेनॉल बनाया जाता है, जिसके कारण खाद्य फसल काफ़ी कम हो रहे हैं, ठीक है। और उसके मिट्टी के उर्वरता पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसके अनुसार ऊर्जा आत्मनिर्भरता में के बीच समझौते को रेखांकित किया कि ऊर्जा का आत्मनिर्भरता मतलब ऊर्जा जो अपने आत्मनिर्भर है, ऊर्जा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ऊर्जा वो तो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन फूड सिक्योरिटी वो घट रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज एन एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है और जो E20 होता है ना एथेनॉल, वो क्या होता है? एथेनॉल को पेट्रोलियम में मिलाया जाता है, जैसे E10 और E20, इसका दो वेरिएंट होता है। भारत का लक्ष्य क्या है? 20% एथेनॉल मिश्रण, जिसमें पेट्रोलियम में। और एथेनॉल को मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, गन्ना से बनाया जाता है, मक्का से और खाद्यान्न से, खाद्यान्न फसल, ये सब मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर एथेनॉल को हम बनाने में गन्ना का यूज कर रहे हैं, मक्का का यूज कर रहे हैं, खाद्यान्न फसल का यूज कर रहे हैं, तो किसानों को क्या टारगेट दिया जाएगा कि गन्ना ज़्यादा उगाए, मक्का ज़्यादा उगाएगा और खाद्यान्न फसल ज़्यादा उगाए, जिसके कारण तिलहन कम उगेगा और फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एथेनॉल मिश्रण से अब तक की उपलब्धियां क्या रही है? जो ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जो एथेनॉल को पेट्रोलियम में मिलाना एक नई ऊर्जा सुरक्षा में एक नया इनिशिएटिव चालू किए हैं, तो उसमें उपलब्धियां अभी तक क्या हासिल रही? देखो, कच्चे तेल का आयात में कमी आई। कैसे? कि एथेनॉल को मिला के हम पेट्रोलियम को बूस्ट कर लेते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को हम बढ़ा लेते हैं, तो उसके कारण क्या हुआ? जो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम को बनाने वाला, उसकी इंपोर्ट जो हम करते हैं रसिया से, फिर हमें अमेरिका से, अभी कुछ दिनों में खबर आई है कि अमेरिका अब ट्रेड डील कर रहा है इंडिया के साथ, ठीक है। तो जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं बाहर की कंट्रीज से, इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर आयात में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ये उपलब्धि में गिना रहे हैं, आयात में कमी आएगी क्योंकि हम कच्चे तेल पेट्रोलियम में एथेनॉल मिला रहे हैं, E20 मिला रहे हैं, जिसके कारण E20 को मिलाने के कारण हमारा क्या होता है? ऊर्जा सुरक्षा बढ़ जाता है, ठीक है। तो RS 1.44 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत, उत्सर्जन में कमी, किसानों की आय में वृद्धि। किसानों की आय में वृद्धि कैसे? क्योंकि ये एथेनॉल को बनाने के लिए गन्ना, जैसा कि अभी मैंने बताया कि गन्ना, मक्का और खाद्यान्न, इसको ज़्यादा उगाने की ज़रूरत है, तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों से ज़्यादा गन्ना खरीदा जाएगा, ज़्यादा मक्का खरीदा जाएगा, खाद्यान्न फसल ज़्यादा उगाया जाएगा, तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। बट उसके साइड से जो उसका बैकग्राउंड में चल रहा है कि फूड सिक्योरिटी, वो अभी देखेंगे आगे कि फूड सिक्योरिटी को यह कैसे प्रभावित करेगा। एक तो हम कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ये ऊर्जा सुरक्षा को बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रहा है, लेकिन उसी के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को वो इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
नाउ गाइज ये देखो, ये खाद्य सुरक्षा को क्यों प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित कर रहा है। देखो फसल पैटर्न में बदलाव हो रहा है, क्यों, क्योंकि एथेनॉल E20 को ज़्यादा हमको चाहिए, तो गन्ना मक्का ये सब ज़्यादा उगाना पड़ेगा, जिसके कारण फसल पैटर्न जो कि जिस सिलसिलेवार ढंग से फसल को उगाना चाहिए मौसम के हिसाब से फसल को उगाना चाहिए, उसके अनुसार फसल नहीं उग रही है। तो क्या होता है, फसल पैटर्न में बदलाव हो रहा है। तो उसके कारण क्यों बदलाव हो रहा है, क्योंकि एथेनॉल प्राप्ति के लिए मक्का की खेती का विस्तार करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने किसानों की आय में वृद्धि जो कैसे हुआ कि मक्का की खेती गन्ना की खेती में विस्तार करेगा, तब ना एथेनॉल मिलेगा ज़्यादा, और उसको इम्पोर्ट उसको फैक्ट्रियाँ तक पहुँचा के, जिस कारण निम्नलिखित फसलें विस्थापित हो रही है। कोई एक फसल पे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो निम्नलिखित फसलें विस्थापित हो रही है। कौन कौन फसलें विस्थापित हो रही है जो कि नहीं हो रही है, दालें, तिलहन फसल, मोटे अनाज और कपास, ये सब फसल जो है ये सब विस्थापित हो रही है। ये फसलें पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें दूसरा घाटा क्या हो रहा है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर कि तिलहन फसलें जो कि हम आयात करते हैं, आयात इम्पोर्ट करते हैं विदेशी कंट्रियों से, ठीक है, विदेश से देशों से हम आयात करते हैं, तो और घरेलू उपज भी हम अगर कम करेंगे तो आयात पे ज़्यादा निर्भरता करना पड़ेगा। तो ये फसलें जो होती है, तिलहन फसलें, ये मोटे अनाज, दाल, कपास, ये सब जो फसलें होती है ये पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। देखो आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। दालें और तिलहन पहले से ही भारी मात्रा में हम आयातित कर रहे हैं, और अगर हम घरेलू फसलें, जैसे घरेलू फसल को छोड़ के सिर्फ E20 को परिप्रेक्ष्य में रख के हम मक्का, गन्ना और मोटे अनाज को उगाना शुरू कर दिए, और दाल और तिलहन जैसे फसलों को हम विस्थापित कर दिए, दरकिनार कर दिए, साइड कर दिए, तो हमारा आयात पर निर्भरता और बढ़ जाएगा। उस पर घरेलू उपयोग भी कम हो रहा है, आयात अधिक हो जाएगा, ठीक है। एक ये इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा, पोषण सुरक्षा का खतरा। पोषण सुरक्षा का खतरा कैसे, देखो प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए तिलहन जो कि दाल वाला पौधे है, जिसमें मिट्टी में स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन फसलें, तिलहन फसलें। कौन, जैसे उसमें चना हो गया, आपका मसूर हो गया, ये सब जो तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, तो ये सब फसलें क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मिट्टी को मजबूत करता है, ह्यूमस को मजबूत करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया कि प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी अगर हम सिर्फ एक ही फसल पर ध्यान दिए, मोनोक्रॉपिंग पे ध्यान दिए, ठीक है। तो इनकी प्राथमिकता घटने से आहार विविधता में अस्थिरता आ जाएगी। पोषण परिणाम भुगतने होंगे विशेषकर गरीब परिवारों के लिए। ओके गाइस, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखो नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल, पिग्मी हॉग। एक स्पीसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पिग्मी हॉग स्पीसीज। ये पिग्मी हॉग स्पीसीज क्या है, देखो ये एक स्पीसीज स्तनधारी स्पीसीज है, मतलब घोंसला बनाने वाली स्तनधारी होता है। इसका छत घास का घोंसला बनाता है। इसका जो छत वाला ये जो रहते हैं पिग्मी हॉग, जो इसका छत होता है, घर होता है, उसको घास का घोंसला बना हुआ था ताकि शिकारी जानवरों से बचा जा सके, घास में छिप कर, घास के घोंसले में छिप कर। तापमान का नियमन हो सके, तापमान जो कि गर्मी पड़ती है उसका वो अच्छे से बच सके, उसके लिए घास के घर में रहते हैं। और पिग्मी हॉक इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसको संकेतक इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है, संकेतक प्रजाति माना जाता है। क्यों संकेतक प्रजाति, किस चीज़ का संकेत देता है ये, तो पिग्मी हॉग इस प्रजाति की उपस्थिति बताता है कि अगर ये प्रजाति है, ये विलुप्त नहीं हुआ है, बताती है कि घास भूमि पारितंत्र ठीक है। मतलब पारितंत्र जो हमारे पर्यावरण में घास भूमि है वो ठीक सुचारू ढंग से हमारा पर्यावरण है। ये पिग्मी हॉग इसी का संकेत देता है, एक तरह से इंडिकेशन ये करता है कि पर्यावरण, हमारा पारितंत्र जो है वो ठीक सुचारू ढंग से काम कर रहा है, कोई खतरा नहीं है, ठीक है। प्रकृति में कोई खतरा नहीं है, प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रिया सही से चल रही है। यदि पिग्मी हॉग लुप्त हो गया, पिग्मी हॉग जो स्पीसीज है ये अगर लुप्त हो जाए, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होकर IUCN की स्थिति में, IUCN स्टेटस में ये रेड लिस्ट में आके लुप्त हो जाए, तो उससे क्या संकेत मिलता है, तो उससे यह संकेत मिलता है कि घास भूमि का क्षरण हो रहा है, और संकेत देता है ये चीज़, ठीक है। तो हम इसका संरक्षण कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं कि संरक्षण स्थिति इसका क्या है। तो IUCN, जैसे कि बहुत सारे पिछले वीडियो में, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो पीछे वीडियो में देखते हो गया स्पीसीज़ के बारे में जब मैंने बात करता हूँ तो IUCN मैंने पढ़ा रखा है, जो इंटरनेशनल ये यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, रेड लिस्ट में ये आता है। अत्यंत संकटग्रस्त है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है पिग्मी हॉग, तो इसको बचाना जरूरी है, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा हुआ है। तो होता क्या है
कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो होता है, तो 1972 में जो ये बनता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो उसमें अनुसूची 1 में किसी स्पीसीज को आ जाना मतलब उसको कानूनी संरक्षण का सर्वोच्च स्तर प्राप्त हो जाता है, कि कानूनी संरक्षण उसको मिलेगा सर्वोच्च स्तर पर। बाघ, हाथी, गेंडे के समान संरक्षण मिलेगा इसको, पिग्मी हॉक को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अनुसूची 1 में अगर किसी स्पीसीज को हम रख दिए तो उसको माना जाएगा कि वो स्पीसीज बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, उसको विलुप्त होने की कगार पर, तो उसको बचाया जाना चाहिए। तो बचाया कैसे जाएगा? कानूनी सुरक्षा देकर। और कानूनी सुरक्षा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस अनुसूची में आता है? अनुसूची 1 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, अनुसूची 1 के अंदर कानूनी सुरक्षा दिया जाता है जिसमें कि उसको सर्वोच्च स्तर प्राप्त होता है कि उसको सुरक्षा दिया जा सके। लाइक बाघ, हाथी और गेंडे को जैसे सुरक्षा मिला वैसे पिग्मी हॉक को सुरक्षा मिले। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है? देन आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं कल के वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। तो लेक्चर को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर इन सब चीज़ों का PDF चाहिए, जैसे अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का हम, तो उसका मैंने इन्फोग्राफिक्स जो आता है इकोनॉमिक सर्वे सरकारी वेबसाइट पे, तो उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है कि विजय एजुकेशन, और देन आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।